हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 3, जो हमारा आज पहला क्लास है, जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा और एक्सरसाइज भी होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जो हमारा अध्याय का नाम है, उस अध्याय का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आज जो हम जानेंगे कि ज्यामिति किस प्रकार की आकृति बनाती है, वो कौन सा आकृति बनाता है और किस तरह का आकृति बनाता है, उन सब के बारे में हम जानेंगे और उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर करेंगे। और क्लियर करने के बाद आपका एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एक्सरसाइज में सवाल बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी ज्यामिति की बात आती है तो सबसे पहले उसका फिगर आता है। फिगर क्या, दो तरह का फिगर आता है, एक सरल फिगर, एक दूसरा क्या होता है, सरल नहीं होता है। मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, सरल आकृति और जो सरल आकृति नहीं है। तो इसमें हम ये समझते हैं कि सरल आकृति आखिर है क्या। देखिए, सिंपल भाषा में समझिए कि वह आकृति जब वह बनता है, जब एक दूसरे से नहीं कटता है, तो उसे सरल आकृति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये जैसा हमने ये बनाया, ये हमारा क्या हो गया, सरल आकृति। यहाँ पे जो ये आकृति बना तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, बल्कि काटा नहीं, ये हो गया हमारा क्या, सरल आकृति। या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सरल आकृति। ठीक है, यहाँ पे या फिर इस तरह से भी बोला जा सकता है, खुला भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सरल आकृति। और यहाँ पे ये वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा सरल आकृति। तो ये जो आकृतियाँ आती है वो सरल आकृति। अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वह आकृति जो अपने आप को क्या करता है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे सरल आकृति कहते हैं। और वह आकृति जो अपने आप को प्रतिच्छेद करती है वो सरल आकृति नहीं कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, सरल आकृति क्या नहीं कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने आकृति बनाया, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए यह सरल आकृति नहीं है। उसी तरह से अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, सरल आकृति नहीं है। तो ये तो हमने जाना सरल आकृति के बारे में, कौन सा आकृति सरल है और कौन सा आकृति सरल नहीं है। अब हम जानेंगे कौन सा आकृति खुला है और कौन सा आकृति बंद है। सिंपल समझिए कि खुला आकृति, जब कोई भी रेखा को, या मान के चलिए कोई भी बिंदु कहीं से ही शुरू होकर किसी अन्य बिंदु पर समाप्त करते हैं तो उसे खुला आकृति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी अगर हम बिंदु को या कोई भी आकृति को एक बिंदु से शुरू होकर किसी अन्य बिंदु पर समाप्त करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, खुला आकृति। ये जैसे खुला आकृति, या इस तरह से बनाए, ये हमारा क्या हो गया, खुला आकृति। हमने एक बिंदु से स्टार्ट किया और किसी अन्य बिंदु पर समाप्त कर दिया, तो वैसी आकृति को क्या कहते हैं, खुला आकृति। ये जो हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा खुला आकृति। अब आता है क्या, बंद आकृति। अब बंद आकृति किसको कहते हैं, वह आकृति जिसमें एक बिंदु से शुरू कर पुनः उस बिंदु पर समाप्त करते हैं। देखिए, एक बिंदु से शुरू कर पुनः उस बिंदु पर समाप्त करते हैं, तो वैसे आकृति को बंद आकृति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसे वृत्त हमने खींचा, यहाँ पुनः पे इस बिंदु से स्टार्ट किया, पुनः इस बिंदु पे क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो ये जो आकृति होगी हमारा, वो क्या हो जाएगा, बंद आकृति। क्या हो जाएगा, ये बंद आकृति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और एक लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज लिए हम, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे पुनः क्या कर दिया, समाप्त कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बंद आकृति। अब यहाँ पे इस आकृति में कुछ और आकृतियां होती है जिसे बोलते हैं उत्तल और अवतल। सिंपल समझिए, अगर कोई भी बहुभुज है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, बहुभुज है, ये क्या है, बहुभुज है। तो बहुभुज में जो है यहाँ पे क्या होता है, विकर्ण होता है। बहुभुज में क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण अगर हम खींचे बहुभुज का, तो वहां पे अगर विकर्ण अंतर रहे, यानी उसका विकर्ण उस बहुभुज का अगर अंदर ही खींचा जाए, तो उस आकृति को क्या कहते हैं, उत्तल आकृति। उस आकृति को क्या कहते हैं, उत्तल। जैसे मैंने ये बहुभुज खींचा, बहुभुज का क्या, विकर्ण खींचा। विकर्ण क्या बोलते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, जो कि भुजा, आसन्न भुजा के बराबर नहीं होगा, या आसन्न भुजा नहीं हो सकता है। जैसे इस कोने को इस कोने से मिला दिए, तो ये वाला जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। मतलब इस रेखा को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी रेखा मतलब जो रेखा होगा वो क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। अगर विकर्ण अंदर अगर खींचा जाए तो वो उत्तल आकृति होगा, लेकिन यदि विकर्ण किसी आकृति का बाहर भाग जाए तो वह जो आकृति होगा वो क्या हो जाएगा, अवतल आकृति हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा आकृति है, ठीक है, ये आकृति है, ये हमारा आकृति है, जो भी भुज है। अब यहाँ पे देखिए ये तो विकर्ण खींचे, यहाँ पे खींचे, अब देखिए एक कोना से दूसरा कोना मिला रहे हैं ना, देखिए ये भुजा तो आसान्य भुजा है नहीं, तो यहाँ पे देखिए विकर्ण क्या हो गया, बाहर हो गया। जिस आकृति विकर्ण बाहर हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है, सॉरी अवतल आकृति कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल आकृति कहते हैं। अब हम देखते हैं अब ये समझते हैं कि बहुभुज है क्या। सिंपल समझिए, बहुभुज किसको कहते हैं, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बने भुज को ही क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में सबसे मिनिमम जो भुज होता है वो त्रिभुज होता है। याद रखिए, दो भुजाओं से मिलकर बहुभुज नहीं बन सकता है, उसका मिनिमम जो माप होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जो त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। यानी जो 3 भुजाओं से बनी आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो बहुभुज हम इस तरह समझते हैं कि बहुभुज का मतलब बहुभुजाओं, मतलब यहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएगा, 3 भुजा होगा, उससे 3 से कम भुजा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा क्या, ये बहुभुज हो गया, जो सबसे छोटा बहुभुज, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बहुभुज हो गया। अब इससे अगर मान के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 भुजा है, n बराबर के l क्या बोलते हैं, भुजा की संख्या 3 है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। यदि भुजा की संख्या कितना हो, 4 हो, भुजा की संख्या कितना हो, 4, तो हम इसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। यदि भुजा की संख्या कितना हो, 5 हो, यानी भुजा की संख्या कितना हो, 5 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पंचभुज। यदि भुजा की संख्या 6 हो तो उसे हम क्या कहा जाते हैं, कहते हैं सप्तभुज। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि कौन सा भुजा क्या है, और वो उस तरह से उसको अंडरलाइन किया जा सकता है। मतलब ये किस तरह का बहुभुज है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, इस तरह से 9 भुज। मतलब अगर 9 भुजा है तो क्या हो जाएगा, ये मतलब उसको 9 भुज कहा जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि भुजा जो हमारा जो बहुभुज है, बहुभुज के अंतःकोण किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि बहुभुज जो होता है दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला होता है सम बहुभुज, दूसरा होता है विषम बहुभुज। अब ये चीज समझिए कि सम बहुभुज किसको कहते हैं। देखिए वह बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर या फिर प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे सम बहुभुज कहा जाता है। अब वह बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा या प्रत्येक कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, विषम बहुभुज। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से आपको दर्शाते हैं कि किस प्रकार कौन सा सम बहुभुज है और कौन सा विषम बहुभुज है। जैसे फॉर एग्जांपल के देखिए, यहाँ पे देखिए ये भुजा है, ये यहाँ पे क्या, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे तीनों भुजा हमारा बराबर होगा। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होगी किसी बहुभुज का, तो ऑटोमेटिक है उसका तीनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम बहुभुज। अगर हम विषम बहुभुज का एग्जाम्पल लेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे यही सी को त्रिभुज करेंगे, ये देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ये बहुभुज है। यहाँ पे देखिए कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। जब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो वैसी बहुभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बहुभुज। जैसे यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज को क्या होते हैं, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो चलिए हमने जान लिया कि सम बहुभुज किसे कहते हैं और विषम बहुभुज किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे आगे में कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण किस प्रकार निकाला जाता है और बाह्य कोण किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं किसी भी बहुभुज के अंतःकोण निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। अब देखते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग किस प्रकार निकाला जाता है, उसका जो सूत्र होता है उसको हम देखते हैं। देखिए अंतःकोणों का योग यानी बहुभुज के अंतःकोणों का
योग बराबर होता है n-2 गुना 180 डिग्री या 2 इंटू n-2 गुना 90 डिग्री। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू n-2 गुना समकोण। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हमारा जो मेन फॉर्मूला है ये है n-2 गुना 180 डिग्री, या फिर हम इसे बोल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, n जो है भुजाओं की संख्या को डिनोट करता है। तो अब हम निकाल के दिखाते हैं कि किसी भी बहुभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो चलिए हम आसानी से दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा बहुभुज है, जैसे n बराबर कितना 4, तो n बराबर अगर 4 है तो सिंपल समझिए जिसका 4 भुजा होता है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, चलिए हम निकाल के आपको बताते हैं। ठीक है, यानी n बराबर 4 मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। क्या हो गया, चतुर्भुज। तो चलते हैं हम क्या करते हैं, अंतःकोणों का योग। अब बताइए यहाँ पे n बराबर 4 है तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं क्या, सिर्फ अंतःकोणों का योग। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, पंचभुज है तो पंचभुज, षष्ठभुज है तो षष्ठभुज, या नवभुज है तो नवभुज, यानी जो भी भुज होगा आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए बस कुछ ही क्षणों में आप आराम से उसका अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। जैसे योग बराबर हो जाएगा क्या, n-2 गुना कितना 180 डिग्री। अब बताइए चतुर्भुज है तो 4 भुजा है तो 4 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यदि 4 में 2 चला गया तो 2 गुना कितना 180, यानी 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी अंतःकोण का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो चलिए अगर मान के चलिए n बराबर हम ले लेते हैं कितना, n बराबर हम ले लेते हैं क्या 9, n बराबर कितना ले लेते हैं 9। ठीक है, तो 9 भुज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 9 भुज। तो इसका अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला n-2 गुना 180 डिग्री। अब n का मान कितना है 9, तो 9-2 गुना कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 9 में 2 चला गया कितना हो जाएगा 7, 7 गुना कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 18 7 100 क्या होता है 26, तो हम 126 लिख दें, 1 0 तो 1 0, यानी 1260 डिग्री। तो अब हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का योग आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिए इसका जो बाह्य कोण, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, यदि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण दिया हुआ है तो वो कितनी भुजा है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे हमने अभी भुजा से निकाला, अब आपको हम बताएंगे कि किसी का भी अगर दिया हुआ रहे अंतःकोण किसी भी बहुभुज का तो हम भुजा कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे है बहुभुज के अंतःकोण कोण बराबर 720 डिग्री, बहुभुज के अंतःकोण कितना है 720 डिग्री। तो भुजा बराबर क्या, भुजा बराबर वाट। तो बोल रहा है इसमें क्या करना है, भुजा का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूला है क्या है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा n-2 गुना 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा n-2 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 720 डिग्री बराबर n का मान तो निकालना है, यहाँ पे 180 डिग्री, ये गुना है, ये हमारा क्या है गुना है।
तो गुना है बराबर की इस ओर आ जाए तो क्या हो जाएगा भाग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 720 डिग्री बट्टा 180 डिग्री बराबर n-2। अब 0 0 क्या हो जाएगा 18 चौके 72। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर n। क्या हो जाएगा आपका n, यानी n बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। तो ये कौन सा भुज हो जाएगा आपका षष्ठभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 भुजा है, यानी n का मान हमारा निकल गया। तो अब क्या कर सकते हैं, यदि भुजा की संख्या दिया रहे तो किसी भी चतुर्भुज का अंतःकोण निकाल सकते हैं। यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग दिया रहे तो आप भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं क्या कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण कैसे निकाला जाता है। सिंपल समझिए, सबसे पहले यदि किसी का भुजा का पता चले कि बाह्य कोण कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका अंतःकोण निकालेंगे। अंतःकोण निकालने के बाद उसको क्या करेंगे हम 180 से घटा देंगे। जैसे 180 से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बाह्य कोण निकल जाएगा। तो चलिए हम उसको भी देखते हैं किस प्रकार हम निकालते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई कोण दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मान के चलिए यह चतुर्भुज है, ये कौन सा वर्ग है, ये क्या है वर्ग है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, चार भुजा आपस में बराबर है। जब भुजा क्या हो बराबर हो तो सिंपल 360 डिग्री में 4 से भाग देके जो आएगा आपका वही हो जाएगा इसका क्या बाह्य कोण। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब बाह्य कोण का मतलब यहाँ पे ये वाला कोण, ठीक है, या इधर से मापेंगे तो ये वाला कोण, ना कि इसको पूरा छोड़ के। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा एक्सरसाइज को कमान कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हमारा एक्सरसाइज किस प्रकार बनता है और आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ। आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। जय हिंद।